नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इंटरव्यू में। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो फिल्म डायरेक्टर्स, खुशबू और विनय। ये फिल्म डायरेक्ट की है इन्होंने एन इनसिग्निफिकेंट मैन। हो सकता है आपने पहले से ही ट्रेलर देखा उस फिल्म का, तो उस फिल्म के बारे में मैं आज कुछ सवाल करना चाहूँगा इनसे। तो बहुत बहुत स्वागत है खुशबू और विनय जी। तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि इस फिल्म में क्या खास बात है? तो ये फिल्म बेसिकली एक नॉन फिक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर है। इसमें हमने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को 1 साल तक फॉलो किया जब उन्होंने पार्टी बनाई और उनके पहले इलेक्शन तक 2013 के एंड में लगभग। और इस दौरान हमने उनको बहुत नज़दीकी से शूट किया। हम उनके ऑफिसेज में थे, बंद दरवाज़ों के पीछे जो डिसीजंस लिए जा रहे थे वो हमने शूट किए। उनके झगड़े, वो एक दूसरे के साथ जो हंसी मजाक कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं है। या तो कोई फिक्शन फिल्म बनी है जिसमें कोई एक्टर्स ये रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर ऐसी फिल्म बनती है जिसमें दूर से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल अंदर से जो बहुत इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, इतनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इस फिल्म में होगी तो जाहिर सी बात है सब लोगों के दिमाग में आएगा कि कहाँ से मिली आपको इतनी फुटेज। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आज तक ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है, क्योंकि किसी ने अलाउ ही नहीं किया, किसी पॉलिटिशियन ने इतनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सही बात है। तो आपके क्या रिलेशन हैं आम आदमी पार्टी के साथ? हमारे कोई भी रिलेशन नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी का किसी दूर दूर तक किसी पार्टी के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। मैं और खुशबू बम्बई के रहने वाले हैं। हम फिल्म मेकर्स हैं। हमारी इसकी पहले एक फिल्म आई थी जो हमारे प्रोड्यूसर आनंद ने डायरेक्ट की थी, शिप ऑफ थीसिस, जिसको खुशबू ने उनके साथ को राइट किया था। जब शिप ऑफ थीसिस कंप्लीट हुई उसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट की तलाश में थे, नई फिल्म की तलाश में थे और अपनी पहली फिल्म की तलाश में थे। अच्छा। तब अन्ना हज़ारे आंदोलन से ये जो का एक भाग जो अरविंद केजरीवाल के साथ था, उन्होंने फैसला किया कि ये लोग आम आदमी पार्टी बनाएंगे। और उस समय इनके आसपास काफ़ी पेसिमिज्म था और नेगेटिविटी थी। लोगों को लग रहा था कि ये एक्टिविस्ट को राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए, आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, और 1 साल में इलेक्शन लड़के जीत जाना और लोकपाल ले आना, ये लोग दिन में सपने देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी उस समय काफ़ी खुलासे कर रही थी, क्योंकि एक नई पार्टी थी। तो उन्होंने मुकेश अंबानी जी के खिलाफ और अनिल अंबानी जी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने उनके सारे के सारे स्विस बैंक अकाउंट नंबर्स अनाउंस कर दिए थे। जिसके बाद मुकेश अंबानी जी ने सारे न्यूज़ चैनल्स को एक नोटिस भेज दिया था कि मेरी मानहानि की है आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा के। अब उसका फॉलो आउट ये हुआ कि न्यूज़ चैनल्स स्टार्टेड रिड्यूसिंग देयर कवरेज ऑफ द आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को कवर करना धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि वैसे भी लोग कह रहे थे कि ये लोग तो मजाक है, इनका कुछ होने नहीं वाला है। एंड इन दैट लैक ऑफ मीडिया कवरेज वाला स्पेस मैं और खुशबू उनके पास पहुँचे कि हम ये जो हो रहा है, ये जो आपकी कोशिश है, इसको हम एक न्यूट्रल अनबायस तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं। हम कोने में कमरे में खड़े होकर बस शूट करना चाहते हैं। और उनको खुशी थी कि कोई तो आया है कैमरा लेके, क्योंकि उस समय इनमें इतना कम इंटरेस्ट था दैट somebody was looking to meaningfully capture what they were doing and prepare a document of it. They were more than happy. तो ये रीज़न था कि उन्होंने आपको अलाउ किया? हाँ, और उनकी एक ही कंडीशन थी कि भैया हमारी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपकी हमसे कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसा मत समझिए कि हम आपको रोज़ बताएंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कौन है, वो कौन है। आप हमारे काम से बाहर रहिए, हम आपके काम से बाहर रहेंगे। और अब देखिए, अब लोगों को लगता है कि इनको इतनी बढ़िया एक्सेस कैसे मिल गई। पर 2012 में जब हमने शुरुआत किया था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आम आदमी पार्टी बड़ी होने वाली है। कोई सीरियसली नहीं ले रहा था आम आदमी पार्टी को। वो तो धीरे धीरे कहानी इतनी बड़ी होती गई कि, और आपको याद होगा जब तक 2013 के चुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे तब तक पूरे, भले ही दिल्ली को पता चल गया हो कि भैया आम आदमी पार्टी कुछ है, देश भर में लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग 28 सीट ले आएंगे या उसके बाद 67 सीट ले आएंगे। सो इट्स ऑल्सो, अब रेट्रोस्पेक्टिवली हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ यार, शायद हम सही जगह पे सही मौके पे थे। पर उस समय तो इट वॉज जस्ट अ चांस, वी वर जस्ट फॉलोइंग आवर इंस्टिंक्ट्स एंड वी लैंडेड अप एट द राइट प्लेस। तो किस पॉइंट पे आपको लगा कि ये मूवी बन जाएगी? कि आपका पहले से ही डिसीजन था कि जब आप पहले गए, पहली मूवी शूट करी, पहला फ्रेम शूट किया, तभी से ही आपको लग गया था कि आप इसमें एक मूवी बनाने वाले हैं? नहीं, एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री का चैलेंज ही यही होता है कि आप जब एक फिक्शन फिल्म बना रहे होते हैं तो आपके पास पहले स्क्रिप्ट होती है, तो आपको पता है शुरू में क्या होने वाला है, एंड में क्या होने वाला है। पर डॉक्यूमेंट्री का चैलेंज ही यही है कि आपको पता नहीं है कि शुरू में क्या होने वाला है और एंड में क्या होने वाला है। आप बस
उस स्टोरी को फॉलो करते जाते हैं। तो हमारे लिए जब हमने शुरू किया स्टोरी को फॉलो करना, हमें ये समझ में आने लगा कि ये लोग इंटरेस्टिंग है और ये जो लैंडस्केप है दिल्ली के इलेक्शंस का वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था, फिल्मों में भी नहीं देखा था और न्यूज़ में भी नहीं देखा था। तो इसमें एज फिल्म मेकर्स हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखने लगी एक बहुत दिलचस्प कहानी बताने की। जब हम शूट करने लगे तो जिस तरह लोग डेमोक्रेसी को देखते हैं, जिस तरह लोग डेमोक्रेसी को समझते हैं, ये भी इस तरह की भी फुटेज हम कैप्चर करने लगे। हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसको एक लंबे समय तक फॉलो करेंगे, 1 साल तक फॉलो करेंगे। तब हमें ये भी समझ में आने लगा कि ये इसका नतीजा चाहे जो भी हो, ये कहानी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए हमने इसमें इतना इन्वेस्ट किया टाइम। तो इंटरेस्टिंग कहानी तो मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस की भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की कैंपेन के अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पे, ये भी जानने के लिए लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे। तो उसके बारे में भी आपका कोई प्लान है, कभी आपने अप्रोच किया हो उन्हें कि बीजेपी कांग्रेस को भी हमें अंदर से फिल्म करना है? इट वुड बी अमेजिंग टू सी कि नरेंद्र मोदी के कैंपेन कैसे चलते हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। और हमने एक्चुअली तब दिल्ली बीजेपी को अप्रोच किया था और दिल्ली कांग्रेस को अप्रोच किया था कि हम आपके भी कैंपेन को शूट करना चाहते हैं। और वो फिल्म अलग होती, वो फिल्म में हम ये देखते कि लोग compete कैसे कर रहे हैं, इसकी स्ट्रैटेजी ये है, उसकी स्ट्रैटेजी ये है, ये कह रहे हैं और उन्होंने उसके जवाब में ये किया, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म होती, लेकिन हमें वो एक्सेस मिली नहीं। और उस वजह से हमने बहुत कोशिश की। हमने अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से पूछा कि आप किसी पॉलिटिशियंस को जानते हैं, हम उनकी ऑफिस पहुंच गए थे कि प्लीज़ हमें शूट करने दीजिए, लेकिन वो परमिशंस मिल नहीं पाई हमें। तो इस मूवी को एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे देखा जाए या फिर एक बायोग्राफी के तौर पे देखा जाए या एक एंटरटेनर के तौर पे देखा जाए, आपको क्या लगता है? हम अब तक जो स्क्रीनिंग्स हुई हैं लोगों के लिए और इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, फर्स्ट फीडबैक लोगों का होता है, स्पेशली इंडियन ऑडियंसेस का होता है कि यार ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये तो एंटरटेनिंग फिल्म है। अच्छा। जिसके दो मतलब हैं। एक तो ये चीज़ कि लोग डॉक्यूमेंट्री और एंटरटेनमेंट को जोड़ते नहीं हैं। या तो डॉक्यूमेंट्री होती है जो बोरिंग होती है, या एक एंटरटेनिंग फिल्म होती है जो जिसमें आपको मज़े आते हैं। इस फिल्म में हमारी फुटेज जो है वो डॉक्यूमेंट्री फुटेज है, क्योंकि ये वास्तविक घटनाएं हुई थी। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, ये लोग असली लोग हैं और हम इनके साथ लगे हुए थे जब ये अपनी पहली चुनावी जद्दोजहद में लगे हुए थे। पर उन सारी फुटेज को लेके हमने एक निष्पक्ष डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोशिश करी है, एक थ्रिलिंग फिल्म तैयार करने की कोशिश करी है, क्योंकि हम दोनों को बोरिंग फिल्में पसंद नहीं है, पहली बात, और हमको बोरिंग डॉक्यूमेंट्रीज तो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं है। तो somewhere I think this is people have seen the film and enjoyed it as an experience, as an emotional experience, and that is why people should go and watch the film. For me, the only reason to watch a film is I should enjoy it on an intellectual level, on an emotional level, at either of the two, and that is definitely happening for people who are watching the film. ये मूवी मेरे को असल में थोड़ी और मूवीज़ की याद दिलाती है, जैसे कि एक MS धोनी की बायोपिक आई थी। चलो उसमें तो लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स को यूज़ कर लिया था, लेकिन एक सचिन तेंदुलकर की भी ऐसी मूवी आई थी जिसमें वो अपनी फुटेज दिखा रहे हैं पुरानी टाइम की, जैसे आप आम आदमी पार्टी की फुटेज दिखा रहे हैं जो और किसी ने नहीं देखी है, उन्होंने अपनी फुटेज दिखाई थी ऐसी, और एक तरह से वो सेल्फ प्रमोशन कर रहे थे अपनी मूवी में। तो आपकी मूवी का ट्रेलर देख के और पोस्टर देख के ऐसा लगता है ये सिमिलर फिल्म है, लेकिन केजरीवाल की सेल्फ प्रमोशन हो रही है यहाँ पे। तो बायोपिक का मतलब होता है कि आप किसी एक इंसान की कहानी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये फिल्म अरविंद केजरीवाल का तो डेफिनेटली बायोपिक नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसमें हम उनकी बचपन में या उनके घर पे नहीं जा रहे कि ये देखने के लिए कि उनको दिन ब दिन क्या उनके सपने हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। बायोपिक इसको कहना आई थिंक थोड़ा गलत होगा, पर सेल्फ प्रमोशन तो डेफिनेटली नहीं है। ये इस कहानी में कुछ चीज़ें हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो इंटरेस्टिंग है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या ट्रांसपेरेंसी या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इन सारे आइडियाज़ को उछाला जा रहा है, लेकिन ये आइडियाज़ जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, आप एक एक्टिविस्ट होते हैं तो बहुत आसान होता है कहना कि चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। जब आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है,
इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप बिना कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें करें, और ये सब आपको फिल्म में दिखेगा भी कि कैसे अरविंद केजरीवाल जब शुरू करते हैं और वो एक्टिविस्ट हैं और जब पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो उसमें क्या उनकी जर्नी है, उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस हुई हैं, उसमें क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है। तो इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसमें उनका क्रिटिसिज्म भी है। और इंडिया में ऐसे बायोपिक्स बनाना मुश्किल होता है जिसमें आप किसी का क्रिटिसिज्म करें, क्योंकि वो MS धोनी और सचिन तेंदुलकर Exactly. ने बिल्कुल सुपर हीरो बना दिया था एग्जैक्टली और क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कह दिया, मैं इनको इतना पसंद करता हूँ और आप उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो वो मतलब दंगे होने लगते हैं वगैरह, तो उस तरह की फिल्म नहीं है ये। तो आपने कहा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिखाए हैं, नेगेटिव भी दिखाए हैं, तो आपको क्या लगता है केजरीवाल खुद इस मूवी को कैसे परसीव करेंगे? क्या वो प्रमोट करना चाहेंगे इस मूवी को? हमने तो या आम आदमी पार्टी इन जनरल? हमने नवंबर के लास्ट हफ्ते या दिसंबर फर्स्ट हफ्ते में उनको फिल्म दिखाई थी, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हो रही थी उस टाइम हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। उनका रिएक्शन थोड़ा डिस्टेंट था फिल्म को देख के। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। मुझे पता नहीं कि वो प्रमोट करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी उनकी फिल्म की शूट के दौरान भी हमारी उनसे ऐसा नहीं है कि बातचीत होती थी। हम कमरे के कोने में अपना छोटा कैमरा, जैसे ये कैमरेज होते हैं, इनको हाथ में लेके खड़े होते थे। ना कोई ट्राइपॉड होता था, ना कोई मोनोपॉड या कुछ। द एंटायर फिल्म हैज बीन शॉट हैंडेड। तो लोगों को लगता था कि आम आदमी पार्टी में कि ये लोग कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट टाइप का कर रहे हैं। और उन 1.5 साल बिताने के बाद अब जब हम ये पूरी फिल्म लेके आते हैं तो फर्स्टली लोगों के लिए थोड़ा अजीब होता है, और अरविंद के लिए भी शायद अजीब हुआ होगा, क्योंकि हम जब बाकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि जिन लोगों पर आपने फिल्म बनाई है वो इमीडिएटली कुछ कह नहीं पाते हैं फिल्म देखने के बाद, क्योंकि आप ही की जिंदगी है तो आप कैसे कहें कि अच्छा है कि बुरा है। पर और ऑल्सो आई थिंक समवेयर एज पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के लिए मुश्किल होता है अपना टू व्यू द फिल्म ऑब्जेक्टिवली। आपको हमेशा लग रहा होता है कि यार ये राजनीतिक करियर के लिए ठीक है, या तो उस तरह की थोड़ी कंसिडरेशंस होती हैं। आई थिंक आई जस्ट वांट टू ऐड कि कल रवीश ने फिल्म देखी, रवीश कुमार ने, और उन्होंने एक्चुअली इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने, और हमारे लिए वो बहुत प्राइड का मोमेंट था क्योंकि हम उनको बहुत एडमायर भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बन गई है और ऐसी फिल्म उनको नहीं लगता कि वापस बन पाएगी। अच्छा। तो और उसका रीजन यही है कि इसमें, जैसे आपने पहले कहा कि ये सिर्फ ग्लोरीफाई करने वाली फिल्म नहीं है, इसमें उनको जस्ट बिकॉज दे आर पॉलिटिशियंस उनको विलन नहीं बनाया जा रहा है, और जस्ट बिकॉज दे आर एक्टिविस्ट उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा है। तो इट इज नीदर दिस नॉट दैट। फिल्म कैसे परफॉर्म करेगी उस पर बात करते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म होगी, कोई सलमान खान की फिल्म की तरह, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह जिसको काफ़ी क्रिटिकली अप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन लोग इतना ज़्यादा नहीं देखने जाएंगे? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो इस सवाल का जवाब किसी भी फिल्म मेकर के पास नहीं होगा। आप हर फिल्म मेकर चाहेगा कि उनकी फिल्म अधिक से अधिक ऑडियंस देख पाए, पर जो इसका सिनेमा का जो गणित होता है कि फ्राइडे को कितने लोग देखेंगे, कहाँ देखेंगे, फिल्म का भविष्य क्या है, ये तो फ्राइडे को ही पता चलता है। पर उससे अगर एक कदम हम पीछे हटें, जब ये फिल्म बना रहे थे, एक पॉलिटिकल फिल्म, एक जिसका डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है, पॉलिटिकल थ्रिलर, हमको काफ़ी लोगों ने बोला ये फिल्म मत बनाओ, ऐसी फिल्म कोई दिखता नहीं है और ऐसी फिल्म में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे याद है हम लोग 2014 में मेरे और खुशबू के हमने पैसे डाले थे शुरू में प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो पैसे ख़त्म हो गए। आनंद से हमने पैसे मांगे, वो पैसे ख़त्म हो गए। आनंद से फिर से पैसे मांगे, वो पैसे ख़त्म हो गए। तो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, और आनंद कहता रहता कि ले लो यार, मतलब मैं आई कम्प्लीटली बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट, पर हमको शर्म आ रही थी उनसे एनी मोर पैसे मांगने में। तब खुशबू का आइडिया था कि इसको हम क्राउड फंड करते हैं, लोगों के पास जाके कहते हैं कि अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहें तो हमें सपोर्ट करें। और मेरा मानना था कि लोग एक पैसा नहीं देंगे, तो मैंने खुशबू को कहा कि मैं इस चीज़ में अपना हाथ नहीं डालूंगा, ये क्राउड फंडिंग एक्सपेरिमेंट होगा फेल, और उसके बाद तुम जब गलती करके आओगी तो मैं कहूँगा कि देखो मैंने तो पहले से कहा था। तो खुशबू ने शी सेटअप आवर ओन इंडिपेंडेंट वेबसाइट विदाउट एनी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। एक दोस्त का पेमेंट गेटवे बोरो करके हमने उसने ट्रेलर काट के वी पुट अप अ वेबसाइट ऑनलाइन। वी वर लुकिंग टू रेज $20,000, वी लैंडेड अप रेजिंग $120,000 फ्रॉम नियरली 800 क्राउड फंडर्स। लोगों ने 10 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक दिया। किसी ने आसनसोल से 10 रुपये दिया, ये कह के कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ।
सो दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि लोग हैं। कई बार अज्यूम कर लिया जाता है कि लोग नहीं हैं, करने का पॉइंट नहीं है। उसके बाद ये फिल्म ऑल्सो बिकॉज वी वांटेड टू समवेयर परसिवियर विद द जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फिल्म, तो हम उसके बाद ये फिल्म काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास लेके गए जो यहाँ से नहीं हो, जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है यहाँ की पॉलिटिक्स से। सो संडांस के पास गए, संडांस हैज़ फंडेड मेनी अकेडमी अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज। बर्था ब्रिट डॉग जर्नलिज्म फंड जो जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी के लिए जाता है। उसके बाद हम इंटरनेशनल लॉयर्स के पास गए ये पता करने के लिए कि जो फिल्म में चीज़ें कही जा रही हैं वो किसी के भी खिलाफ ना हो, बिना किसी तथ्य के, ताकि कल, क्योंकि दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिफेमेशन नहीं, दैट्स आल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन जर्नलिस्ट कि हमारा ड्यू रिगरस प्रोसीजर हो, व्हिच ऑल ऑफ दिस खुशबू डिड वेरी लाइक खुशबू हैड द फोरसाइट टू से कि ये हमको ये सब करना चाहिए। मैं तो शुरू से कहता था कि नहीं यार हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया में कौन देखता है टाइप का, बट आई एम सो हैप्पी दैट वी मैनेज टू कंप्लीट दैट प्रोसेस। उसके बाद जब हमने ट्रेलर रिलीज़ किया, ट्रेलर वेंट वायरल एंड ऑल ऑफ दैट, पर हमको फिर से हमारे जो कई बार पार्टनर्स होते हैं लोग कहते हैं कि थिएटर में कोई देखने नहीं आने वाला है ना। तो जब हमने थिएटर में रिलीज पिक्चर लगाई उसके साथ हमने कहा दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर में प्रीव्यू शोज़ लगा देते हैं जिसकी टिकट आज ही डाल देते हैं। अच्छा। 17 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है, 16 तारीख की प्रीव्यू शोज़ डाल देते हैं। वो प्रीव्यू शोज़ 20 घंटे के अंदर बिक गए। अच्छा। बैंगलोर का शो 2 घंटे के अंदर बिक गया, जिससे कि आपको फिर से अंदाज़ा क्या साफ लोग बता रहे हैं कि हम उत्सुक हैं, हम वेट कर रहे हैं। फिर हमने पीवीआर से बात करी कि यार लोग देखना चाहते हैं ये फिल्म और हम उन तक ये फिल्म कैसे पहुंचाएं। तो पीवीआर ने कहा कि एक नया प्रयोग करते हैं, पीवीआर वकाओ है। अब आप पीवीआर वकाओ की वेबसाइट पे जाके अगर आप भारत के किसी भी कोने में हो, अगर आपके शहर में पीवीआर है तो आप इस फिल्म को अपने शहर में ला सकते हैं। आपको बस करना है क्रिएट अ स्क्रीनिंग बाय ध्रुव राठी, और जो बेसिक मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स हैं, अगर पूरा 100 की कैपेसिटी का हॉल है, अगर 25 टिकट बिक जाएंगे तो वो स्क्रीनिंग हो जाएगी कंफर्म। अच्छा, सो दिस इज तो बस किसी को भी देश में किसी को भी मूवी देखनी है तो बस 25 टिकटें जो भी है 25% 50% जो भी वहाँ का मिनिमम थ्रेशोल्ड है उस सिनेमा का, वैसे जैसे ही टिकट बिकते हैं वो स्क्रीनिंग हो जाएगी कंफर्म। सो दिस इज द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड वे दैट वी कुड हैव कम अप कि हम ऑडियंस को जिम्मेदारी दे देते हैं। अगर आप ये फिल्म देखना चाहें तो अपने शहर में स्क्रीनिंग क्रिएट कर लीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, फिल्म देखिए। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आप कुछ लोग ग्रुप कलेक्ट कीजिए और अपने स्क्रीन पे वेबसाइट पे जाइए। एज अ रिजल्ट हमारे पास ऑन द ओपनिंग वीकेंड लातूर में 2 कंफर्म स्क्रीनिंग्स हैं, ठीक है, नागपुर में स्क्रीनिंग्स में, देहरादून में स्क्रीनिंग्स हैं, और अलग अलग भारत के अन्य छोटे जो शहर हैं जहाँ पे आपको लगता है नहीं ऐसी फिल्म कोई नहीं देखेगा, वो शहर पहले भाग के आ रहे हैं। अच्छा। दिल्ली, बम्बई, जहाँ के लोगों को पता है कि ये फिल्म लगने वाली है, वो भले ही अभी इतने एक्टिव नहीं है क्योंकि वो है कि हाँ लास्ट 24 घंटे में देख लेंगे, लास्ट 48 आवर्स में डिसाइड करेंगे। पर जो बाकी जो छोटे शहर हैं, दे आर रनिंग फॉरवर्ड एंड वी आर गेटिंग मोर कॉन्फर्मेशंस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी हार्टनिंग फॉर अस। तो जैसे जो आपका सवाल था कि क्या लोग इसको देखेंगे, जब हम ये देखते हैं कि पीवीआर का मानना है, पीवीआर कहता है कि बड़ी बॉक्स ऑफिस वाली फिल्मों की इतनी एडवांस बुकिंग फुल नहीं होती, पर जब आप ये और उसके साथ जब आप देख रहे हैं कि इस फिल्म के लिए एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, एक नॉन फिक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर है, उसके लिए ऐसी डिमांड है, दैट इज़ वेरी रीअश्योरिंग फॉर अस एंड आई होप इट इज़ रीअश्योरिंग फॉर अदर फिल्म मेकर्स टू टेक दीज रिस्क टू मेक दीज सॉर्ट ऑफ फिल्म्स। इससे मुझे याद आता है कि ये तो उसकी तरह हो गई है, कौन सी मूवी थी, BBC प्लैनेट अर्थ एक शो है, वो डॉक्यूमेंट्री भी है, एंटरटेनिंग भी है और लोग भी उसे देखना चाहते हैं। तो आपकी फिल्म एक पॉलिटिक्स वो नेचर में है और ये पॉलिटिक्स के मामले में BBC प्लैनेट अर्थ है ना। पॉलिटिशियंस आर आल्सो लाइक एनिमल्स इन द, तो इट्स अ गुड कंपैरिजन फॉर श्योर। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, तो जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं वो कैसे देख सकते हैं इस फिल्म को? एक्चुअली फिल्म ऑलरेडी 50 फिल्म फेस्टिवल्स में प्ले कर चुकी है, 30 कंट्रीज़ में प्ले कर चुकी है, पर इसके अलावा हमारे एक बहुत बड़े पार्टनर है वाइस फिल्म्स, जो ये फिल्म 22 देशों में टेलीविज़न, थिएटर्स और डिजिटली दिखाएंगे। तो वाइस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या कैसे है? हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन अब हम जब एक बार हमारी फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ हो जाए उसके बाद हम ये ज़्यादा बता पाएंगे कि हो सकता है ऑनलाइन भी रिलीज। एग्जैक्टली बहुत अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू और विनय जी। हम थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको भी इनकी फिल्म देखने में इंटरेस्ट है तो ये फिल्म 17 नवंबर को रिलीज़ हो रही है और पीवीआर वकाओ की वेबसाइट पे जाके आप अपने स्क्रीन के लिए इसे बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।